हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो बताइए क्या हाल चाल है और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और कुछ लोग तो सो गए होंगे और कुछ लोग अभी जग ही रहे होंगे। ये थोड़ा सा लेट पड़ रही है वीडियो, मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा इधर व्यस्तता ज़्यादा है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों तक आपको वीडियो मतलब एक फिक्स टाइम पे ना मिले, पंक्चुअलिटी के साथ मैं यहाँ पे ना मिल पाऊँ आपको। बट कोशिश यही रहेगी कि मैं टाइम से आऊँ और टाइम से आप लोगों को वीडियो मिले। बट कोई बात नहीं, वीडियो मिलनी चाहिए। अब आप अगर थोड़ी देर में भी देख लेंगे या कल सुबह भी देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, आप किस टाइम क्या देख रहे हैं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बताइए रिवीजन वगैरह कैसा चल रहा है। आई होप बढ़िया चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का अब एग्ज़ाम की डेट कभी भी आपको सुनने को मिल सकती है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा जो है, जो आपका रिवीजन है और जो कॉन्टीन्यूटी है और पंक्चुअलिटी है, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिए और इसी के तहत अपनी तैयारी को बिल्कुल आगे बढ़ाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और कहूँगी कि अब देखिए आपकी तैयारी का थोड़ा सा टाइम, एक तरीके से मैं ये कहूँ कि लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम अब हो सकता है कभी भी आपको डेट सुनने को मिल सकती है। तो आपको देखिए एकदम अपने आप को एकदम वो घबराने वाली या फिर कुछ बिल्कुल होता है ना हड़बड़ाने वाली सिचुएशन में नहीं डालना है। एकदम आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से और एकदम पीस पीसफुल माइंड से बिल्कुल तैयारी करिए। और ठीक है, मैंने बताया ना कि मेहनत का कोई भी मतलब गलत रिजल्ट नहीं आता कभी। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है और कर ही रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सही है कि मेहनत आप करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और जैसा आप चाहेंगे वैसा आएगा। और थोड़ा मैंने कहा ना कि एनर्जी अंदर से अपने हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ा करिए कि हाँ ठीक है, मैं जो पढ़ रही हूँ बिल्कुल सही है, ये मेरे माइंड में रहेगा। और जाहिर सी बात है, हम जो 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 चीज़ें हम देखते हैं सीखते हैं वो हमारे स्कीमा में सेव हो ही जाता है। कभी कभी ये भी लगता है कि जो पढ़ा है वो सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऑप्शन दिखेगा, आप ये सोचेंगे कि हाँ मुझे यही मेरा टाइम है जितना मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप सही आंसर करके आएंगे, है ना। और आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो जब ऑप्शन सामने आता है तो इंसान सही जो है कर ही ले जाता है, ठीक है। तो चलिए, और जो लोग अभी जग रहे हैं उनको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अब कर रही हूँ लेकिन ठीक है। और जो लोग सो गए हैं उनको गुड नाइट, और गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स के साथ। तो कोई बात नहीं, जो लोग जग रहे हैं वो लोग देख लेंगे अभी, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग कल सुबह देखेंगे। और चलिए, तो बातें बहुत हो गई, अब हम लोग इसी के साथ जो है आगे स्टार्ट करते हैं अपनी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ जो है आपके क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो और ये प्रैक्टिस सेट आपको पता ही है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इन सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी होम साइंस के हैं सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, निर्णय लेना इस बात पर आधारित है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे पहले से ही मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो हम उसको भी लेकिन फिर भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो ए ऑप्शन है आपका, प्रचलित मत पर भरोसा करना, कार्यवाही के रास्ते को सोच निकालना। सी है विकल्पों में से विवेकतापूर्ण से चुनना। और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। सी फॉर साइनोकोबैल्मिन। साइनोकोबैल्मिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आवश्यक है नियोजन यानी प्लानिंग, नियंत्रण कंट्रोल, कंट्रोलिंग आपकी, मूल्यांकन इवोल्यूशन, और डी है आपका ये सभी। तो आपको भी पता है कि ये सभी करेक्ट आंसर है। तीनों चीज़ें जो आपकी हैं वो गृह व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, हम लोग ये पूरा चरण पढ़ते हैं ना सोपान गृह व्यवस्था वाले, तो उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया। 12 अक्टूबर 1952, या 2 अक्टूबर 1952, या 2 अक्टूबर 1956, या 22 अक्टूबर 1956। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टीजीटी में भी पीजीटी में भी एलटी जीआईसी नेट सब में मुझे लगता है आज तक कहीं ना कहीं ये पूछा ही जा चुका है। नेट में भी आ चुका है और कई सारे एग्जाम में ही आ चुका है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर विटामिन बी, है ना। तो 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का भारत में आविर्भाव हुआ 24 मई 1954, 22 जून 1956, 2 अक्टूबर 1952, या 20 अप्रैल 1954। तो इसमें जिस बुक से मैंने ये लिया उसमें आंसर यही दिया हुआ है, 1954 में 24 मई को स्टार्ट किया गया था। अगर इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कुछ और है, या आपने कहीं कुछ और पढ़ा है, या आपको गलत लग रहा है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आंसर यही ए वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता है। तो आपको पहले से ही दिख ही रहा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ पे कुछ उसके बारे में स्टडी करते हैं, और तब जा करके हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो 3 प्रोग्राम है आपके, ये जो 3 चरण है ये वहाँ के लिए आवश्यक है, ठीक है। इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रसार शिक्षा है, तो आपको भी पता है ये 2 तरफा मार्ग है, ठीक है।
ए आंसर हो जाएगा इसका। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहाँ पर पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर पढ़ने वाले को, जहाँ पर जिनको पढ़ना है, जिनको सीखना है, वो आसानी से वहाँ पहुँच सके, जहाँ पर ये अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है। अब ऐसा नहीं कि गाँव से आपने 20 किलोमीटर दूर अनौपचारिक शिक्षा का सेंटर बना दिया तो वहाँ लोग कैसे जा पाएंगे, है ना। तो आपको ऐसी जगह सेंटर बनाना है और ऐसी जगह शिक्षा देनी है जहाँ पर लोग ईजिली वहाँ पे पहुँच सके, उनको मतलब उनकी पहुँच आसानी से रहे। ये नहीं कि पता चला बेचारे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कोई बाइक और साइकिल इतना करके जा रहे हों, उनको लगे छोड़ो इतना दूर कौन जाएगा सीखने, मेरा टाइम बर्बाद होगा, और इतना समझ रहे हैं ना, आसानी से उनके लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई है। तो आपको भी पता है कि वर्ष 1999 में ये योजना प्रारंभ की गई, डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका देखिए नेट में पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन होता है ना जितने भी ये डेट वाले हैं इनको आप लोग फ्री टाइम में आराम से इसको रिवाइज किया करिए, और या फिर कहीं पर लिख करके अपने मतलब दरवाजे के पीछे या कहीं वॉल पे जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ लगा लीजिए। आते जाते आप इसको देखते रहेंगे ना, डेट देखिए, कभी एक दिन रटने से नहीं याद होती है। कोशिश करिए कीजिए कि बार बार आपकी आंखों के सामने से निकले, बार बार आपकी आंखों के सामने से निकलेगी ना तो ऑटोमेटिक आपकी आंखों में सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। ये भी आपको पता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसी में हम लोग फिक्स एक करिकुलम होता है और उसी में प्रॉपर टाइम पे कब एग्जाम होना है, कब यूनिट टेस्ट होना है, कब क्या होना है, वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, और कितना पढ़ना है किस क्लास में, ये सब चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन में ही होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्य विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। वर्क एनालिसिस की बात हो रही है, तो नियत कार्यों का संगठन कर, अपेक्षित हुनर की पहचान कर, कार्य की प्रकृति से संबंधित सूचना का संग्रह कर, या कार्य को अंशों में बांटकर उनका मूल्यांकन कर। तो जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कार्य को क्या करना है, आपको अंशों में बांट करके देन उनका मूल्यांकन करना है। आप खुद ही सोचो, जब किसी भी चीज़ को आप पार्ट टू पार्ट इवोल्यूशन करेंगे तो उसका जो एक इवोल्यूशन होगा वो ज़्यादा करेक्ट होगा और ज़्यादा प्योर होगा। इस वजह से किसी भी चीज़ का अगर इवोल्यूशन करना है तो एक साथ न करके आपको बांट बांट करके, है ना, सेगमेंट में डिवाइड कर करके आपको इवोल्यूशन करना है। नेक्स्ट है एक प्रभावशील विस्तार कार्यक्रम, एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात हो रही है कि वो इफेक्टिव कब माना जाएगा। लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन, हम सारा नहीं पढ़ेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि देखिए जो टारगेट ग्रुप है आपका उसको आपको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अब आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम में जो टारगेट ग्रुप आपने रख रखा है उसी के उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके आपको वहाँ पर अपने प्रोग्राम करने हैं। ठीक है। अब पता चला आप किसी को कोरोना वायरस के बारे में बताने गए हैं कि ये चीज़ें करनी है आपको, और फिर आपको कोरोना वायरस से जो है ऐसे बच सकते हैं आप, ये सावधानियाँ बरतनी है, लेकिन आप वहाँ जाकर के एनीमिया के बारे में बताने लग जा रहे हैं, या वहाँ जाकर के आप कुछ और बताने लग जा रहे हैं, जो क्या बोलते हैं कपड़ों के डिज़ाइन के बारे में, या आप ताना बाना के बारे में बताने लग जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप है वो किस चीज़ की, मतलब किस प्रोग्राम या किस बात की उनको आवश्यकता है, किस चीज़ के बारे में बताना आवश्यक है, वो चीज़ आपको बतानी है, ना कि अपने टॉपिक से हट करके। फिर है कि प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अर्थ है, तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति, या क्रिया, या रुकावट, या गुणवत्ता या मात्रा का निरीक्षण करना। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपका इस तरीके का ट्राइंगल होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन में वो रुकावट को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा कि एक सेकेंड, इसमें यही होगा ना, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन जो इसमें था प्रोसेस चार्ट वाले में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें क्या बनाते हैं मैंने अभी बताया आपको, ट्राइंगल। और इसमें जो ये ए वाला है आपका, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं जिसमें, उसमें कौन सा आपका होता है, ये उसको बोलते हैं स्मॉल सर्कल, जो होता है आपका थोड़ा बड़ा बन गया, स्मॉल सर्कल ये दिखाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता गति कर रहा है। और जो आपका डी है क्वालिटी और क्वांटिटी का जो निरीक्षण करता है वो होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे सॉरी इस तरीके से, ठीक है, ये आपका दिखाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक साधन के प्रकार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। परंपरागत व गैर परंपरागत, मानवीय व अमानवीय, लोचमय व अलोचमय, औपचारिक व अनौपचारिक। तो इसमें आपका जो बी आंसर होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, यानी कि मानवीय और अमानवीय जो साधन के प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, दो प्रकार होते हैं इसके। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मानवीय और अमानवीय में कौन कौन से साधन आते हैं। ठीक है, होमवर्क है आपका। हीमोग्लोबिन का विशिष्ट लाल रंग होता है, तो हीम के कारण, या फिर अल्फा ग्लोबिन के कारण, या बीटा ग्लोबिन के कारण, या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। आपको भी ये चीज़ पता होगी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि हीम के कारण जो होता है आपका हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है। हीम एक तरीके का पिगमेंट का काम करता है। ठीक है। फिर है कि अमाइलेज एंजाइम की क्रिया के पश्चात स्टार्च किस
पदार्थ में विखंडित होता है, इंसुलिन में, ग्लाइकोजन में, डेक्स्ट्रिन में, लैक्टोज में। तो जब स्टार्च को हम क्या करते हैं, भिगोते हैं, या तो भिगोने के बाद क्या होता है कि उसमें अमाइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। तो जब अमाइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है कि स्टार्च को पहले डेक्स्ट्रिन में बदलता है, उसके बाद माल्टोज में बदलता है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए माल्टोज ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो उसमें यह है कि डेक्स्ट्रिन में पहले बदलेगा, उसके बाद माल्टोज में बदलता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में माल्टोज होता तो माल्टोज भी करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन माल्टोज नहीं है तो आपको डेक्स्ट्रिन ध्यान में रखना है कि डेक्स्ट्रिन में चेंज होता है, उसके बाद माल्टोज में चेंज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वोस्टेड धागे हैं। तो वोस्टेड धागे आपको पता ही है कि हम लोग अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा ही था। तो इसमें जो है क्या होगा, स्टेपल छोटे तंतुओं से बने उच्च घुमाव वाले धागे, मतलब कि तंतु छोटे होंगे और उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा घुमाव होगा। या फिर लंबे तंतुओं से बने उच्च घुमाव वाले धागे, या स्टेपल तंतुओं से बने कम घुमाव वाले धागे, या लंबे तंतुओं से बने कम घुमाव वाले धागे। इसमें जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि टॉप, यानी कि लंबे तंतुओं से बने होंगे वो धागे, और कैसे होंगे, उनमें घुमाव भी बहुत अच्छी तरीके का होगा, उच्च घुमाव होगा, ठीक है। तो वोस्टेड धागे ये होते हैं आपके। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें यूरिया का संश्लेषण होता है, किडनी में, लिवर में, मसल में, या ब्रेन में। ये आपको पता ही है कि आपका जो लिवर है वो यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब संश्लेषण वहाँ पर होता है आपके लिवर में। फिर है कि किस विद्वान ने व्यवस्थापन प्रक्रिया को बांध के समान माना है, इरिन ओपनहीम ने, क्लोहर ने, देवदास ने, या पी निकल ने। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब आसान तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि जो आपके राजमल पी देवदास हैं, उन्होंने गृह व्यवस्था को बांध के समान माना है। और इसके बाद गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान किसने माना है, ये अभी टीजीटी में ये क्वेश्चन आया भी था, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है। तो जेएम डारो, गुड जॉनसन, क्रेडल, या फिर गुडेयर। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाए, जो गुड जॉनसन, इन्होंने ये चीज़ मानी है कि ये जो गृह व्यवस्था है वो कहाँ पर सबके पास मतलब एक सामान्य व्यवस्था है, ठीक है। फिर ये सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। ध्यान में रखना है, निम्न प्रक्रिया से कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से पूछा गया है। फेल्टिंग, मर्सराइजेशन, सैनिटाइजेशन। तो आपका जो होगा ये कैलेंडरिंग, जिसमें प्रेस किया जाता है, इसमें शायद 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा शायद जो है सीधा कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, मतलब एक यांत्रिक परिसज्जा है ये कैलेंडरिंग आपकी। और इसके बाद जो आपका सैनिटाइजिंग दिया हुआ है, तो अगर किसी भी कपड़े पे सैनिटाइजिंग एक तरीका ट्रेडमार्क है, ठीक है। किसी भी कपड़े पे अगर सैनिटाइजेशन का मार्क लगा हुआ है तो इट्स मीन कि जो कपड़ा है उस पर सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा कर दी गई है और कपड़ा यूज करने के दौरान सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। सैनिटाइजिंग का मतलब ये है आपका। और फेल्टिंग विधि से आपको पता है नमदा और कालीन ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और मर्सराइजेशन भी आपको पता है कास्टिक सोडा से सूती कपड़े को चमक और मजबूती लाने के लिए किया जाता है। फिर है कि वस्त्र की सतह पर जल की लहरों की भांति विवरण चिन्ह बन जाते हैं, जिसे कहा जाता है। ये मॉन्टिंग लिखा हुआ है, मॉन्टिंग नहीं मॉयरिंग होगा, ठीक है। तो ए आपका मॉयरिंग, बी टेंटरिंग, सी एम्बॉसिंग, या डी आपका ग्लेजिंग। तो ये जो क्या बोलते हैं, जल की लहरों की भांति विवरण चिन्ह बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मॉयरिंग परिसज्जा कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीला रंग निम्न में से किसका प्रतीक है, बड़प्पन व शिष्टाचारिता का, अहंकार का, सामूहिक प्रयास का, उत्तरदायित्व का। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बड़प्पन और शिष्टाचारिता का प्रतीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अधिक मात्रा में कैफीन के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुस्ती व थकान दूर होती है, भूख ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है, नींद जल्दी आ जाती है। जिसे अपनी भूख कम करनी हो वो कैफीन का सेवन ज़्यादा करने लग जाए। फिलहाल ऐसा नहीं करना है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रक्तचाप की मात्रा को बढ़ाता है, कॉफी का सेवन, शराब का सेवन, बासी भोजन का सेवन, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉफी का सेवन जो होगा अगर ज़्यादा कोई करेगा तो उससे रक्तचाप की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाती है। फिर है कि कपास से बने वस्त्र कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापक्रम पर प्रेस किए जा सकते हैं, 100 से 200, 300 से 320, 2 से 220 और 400 से 420। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 300 से 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम कपास के वस्त्रों को आयन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अंदरूनी या अंतरंग वस्त्र तैयार किए जाते हैं, निटिंग विधि द्वारा, फेल्टिंग विधि द्वारा, या बुनाई विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इनर वियर की बात हो रही है, जो इनर कपड़े पहने जाते हैं उनकी बात हो रही है कि वो वस्त्र कौन सी विधि से तैयार किए जाते हैं। तो वो वस्त्र आपके निटिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। और जैसे बुनाई की प्रक्रिया में जो वीविंग होती है उसमें ताना बाना होता है ना, तो उस तरीके से निटिंग आपके मतलब जो है निटिंग विधि में आपके वेल्स और कोर्सेज होते हैं। जिस तरीके से उसमें ताना बाना होता है उसी तरीके से इसमें जो है वेल्स एंड कोर्सेज होते हैं। तो जो वेल्स होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से मतलब ताने का काम करता है, और क्या बोल जो आपके कोर्सेज होते हैं उसको उसका ऐसे होता है, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली उसको वो बनता है। अब बुनाई वाले में हम इसको ताना बाना कह देते हैं और निटिंग विधि में हम इसको
क्या बोलते हैं, वेल्स एंड कोर्सेस बोल देते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि जो निटिंग होती है वो 2 धागों से करी जाती है या फिर 1 धागे से करी जाती है, आंसर आपको करना है। फिर नेक्स्ट है, नारंगी रंग निम्न में से क्या दर्शाता है? कर्मठता, बीमारी, महामारी, उत्साह, आशा, हिम्मत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता है कि थोड़ा-सा भाई ऑरेंज कलर हम पहनते हैं तो अलग से ही एक हम लोगों को एक होप और एक एनर्जी, हम थोड़ा-सा एनर्जी आ जाती है अंदर, ऐसा लगता है ना? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर एक फ्लीस ऊन की बात हो रही है, ठीक है? एक सेकंड। हाँ, फ्लीस ऊन निम्न में से किससे निकाली जाती है? लामा से, जीवित भेड़ से, मृत भेड़ से या फिर आपके जीवित भेड़ से या फिर ऊँट से। तो आपको भी पता है फ्लीस ऊन जो होती है वो काफ़ी अच्छी ऊन होती है, इस वजह से इसको जीवित भेड़ के शरीर से उतारा जाता है, ठीक है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि भारी वस्त्रों की धुलाई निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होती है? चूसड़ विधि से, खिंचाव विधि से, घर्षण विधि से या ये सभी से? तो आपको भी पता है जो भारी वस्त्र यानी कि जो कंबल होते हैं या कालीन होते हैं, है ना? मोटे-मोटे जो वस्त्र होते हैं उनकी विधि, उनको जो धुला जाता है वो किससे? चूसड़ विधि से, मतलब उसको धुला जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा, वसा को अधिक समय तक गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक पदार्थ प्राप्त होता है? एक्रिलीन, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आपको भी पता है ये आंसर। एक्रिलीन जो होता है उस जो मतलब ये बहुत ही हानिकारक, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो निकलने लगता है। जब क्या करते हैं आप तेल को बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाने लगते हैं, मतलब गर्म कर देते हैं, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि धुआं निकलने लग जाता है। वो जो धुआं निकलता है उसमें एक्रिलीन नामक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो तेल को क्या करता है, विषैला कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि तेल को कई बार मतलब बार बार गर्म करके यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार तल लिया है तो मैक्सिमम आप उसको 2 बार यूज़ कर लो, तीसरी चौथी बार मत यूज़ करिए। इसी वजह इसका मतलब इससे बचने का तरीका यही है कि आप उतना ही तेल यूज़ करिए कढ़ाई में जितनी आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है एक बार में ख़त्म नहीं होगा, फिर उसको बार बार रीयूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है, कपड़े में चमक लाने के लिए इस्त्री करनी चाहिए। सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, कपड़ा रखकर सीधी तरफ से, जब इस्त्री काफ़ी गर्म हो। इसमें ऑप्शन सीधे से ए करेक्ट हो जाएगा। सीधी तरफ से करते हैं तो जो आपका कपड़ा होगा उसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है, यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं: कुटाई, ब्रशिंग, तह डालना, कैलेंडरिंग व ग्लेजिंग या एम्बॉसिंग व मॉयरिंग या उपरोक्त सभी। ये मॉयरिंग ही होगा, मॉटिंग इसमें गलत लिखा हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। लेकिन ये जो ग्लेजिंग है आपकी परिसज्जा वो रासायनिक परिसज्जा है, लेकिन अब कैलेंडरिंग तो आपकी यांत्रिक है, इस वजह से हमें यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला आंसर टिक करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर है कि वस्त्र को अग्नि अवरोधकता के लिए निम्न में डुबोया जाता है: बोरिक अम्ल में, कास्टिक सोडा में, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में या फिर आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में। तो जो आपका बोरिक अम्ल होता है, बोरिक एसिड में उसको डुबोया जाता है, ठीक है, अग्नि अवरोधकता के लिए। फिर है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वस्त्र में गंधक यानी कि सल्फर मौजूद होता है? रेशम में, ऊनी में या फिर सूती वस्त्र में या डेक्रोन में? तो आपको भी पता है कि जो आपका ऊन होता है उसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। फिर है कि ऊन निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया सही है? ऊन की कटाई, क्रम विन्यास, श्रेणी विभाजन या विशुद्धिकरण, धुनाई तथा कताई, मतलब कि क्या बोलते हैं, कार्डिंग और स्पिनिंग, और इसके बाद आपको उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि इसमें जितनी भी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया सही है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वस्त्र की आई थिंक ये हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं। वस्त्र पर जल की लहरों की भांति विवर्त चिन्ह बन जाता है, यह किस प्रक्रिया में उपयोग होता है? टेंटरिंग, मॉयरिंग, यहाँ पर भी मॉयरिंग होगा, एम्बॉसिंग या ग्लेजिंग। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार इन्होंने पता नहीं क्यों मॉन्टिंग लिख दिया है। फिर है कि कास्टिक सोडा के गाढ़े घोल के प्रयोग से वस्त्र सुंदर तथा रेशम के समान मुलायम बनाया जाता है। इसकी खोज निम्न में से किसने की थी? तो मधुसूदन जॉन द्वारा या जॉन मर्सर द्वारा या जॉन विलियन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके जॉन मर्सर थे उनके द्वारा ये चीज़ की खोज करी गई, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है कि कास्टिक सोडा के गाढ़े घोल के प्रयोग से वस्त्र जो होते हैं कॉटन के ऊपर ये परिसज्जा करी जाती है, मर्सराइजेशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इतने इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। और सभी क्वेश्चन खत्म हो गए, और किसी का भी आंसर अगर मैंने जल्दी में या कहीं गलत लगाया हो तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अब इतने ही क्वेश्चन थे, आगे फिर और क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और पढ़ेंगे साथ में। चलिए, अब तब तक के लिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। और मैंने बताया इधर थोड़ा-सा मतलब बिज़ी हूँ, तो मे बी डेली हम लोग ना कर पाएँ, बट पूरी कोशिश रहेगी कि हम डेली कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए फिर, अब बाय-बाय, टेक केयर, सभी को गुड नाइट और थैंक यू। अब ठीक है, अब क्या बार-बार अब कर रही हूँ मैं भी। चलिए, गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर।